Assalamu alaikum. It's me Tayyaba Azam. Today we will start our second chapter of 9th class biology in textbook named Solving a Biological Problem. Biological method. Students, first I want to give you introduction about biological problem. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है, ठीक है। तो साइंस हम किसे कहते हैं कि जिसमें हम किसी भी फेनोमेना की साइंटिफिकली स्टडी करें। तो उस साइंटिफिकली स्टडी के मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, और ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अनदर थिंग, बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड हमारे पास साइंस की सब ब्रांचेस में सेम है। यहाँ हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। अब इसमें आइदर आपका इकोलॉजिकल, सिस्टमेटिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, जिस भी तरह का कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें बंडल ऑफ क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। उसका एक स्पेसिफिक एक्यूरेट साइंटिफिक आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम जाते हैं बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। तो हमारे पास ये टेबल है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद हमारे पास रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज, देन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद है टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस, ठीक है। और जब हम हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। देन आफ्टर दिस वी गो टू द एक्सपेरिमेंट। आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी कलेक्ट data and data analysis, and then if data supports hypothesis we go to the theory. If data does not support hypothesis we again to go a new hypothesis, ठीक है। फिर हमने एक न्यू हाइपोथेसिस लाना इफ हमारा जो रिजल्ट आया, जो आपका एक्सपेरिमेंट के बाद डेटा कलेक्शन आई, वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड्स में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमें ऑब्जर्व करना होता है, ठीक। क्या ऑब्जर्व करना है कि अगर कोई नेचुरल फेनोमेना हो रही है तो वो कैसे हो रही है। लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ सनफ्लावर। जब आप देखते हैं कि जैसे ही सूरज निकला सनफ्लावर अपना फेस किस तरफ कर लेता है, सूरज की तरफ। अब ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। कैसे कि एक सनफ्लावर है, उसके साथ ही रोज फ्लावर है। सन के निकलने से रोज फ्लावर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट सनफ्लावर पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्वेशन में हमारे पास दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस आती हैं, एक क्वालिटेटिव एंड अदर इज क्वांटिटेटिव। Qualitative, as the name shows, you know the quality of observation in this, ठीक है। How you identify the quality? By using your five sense, either by sightness, hearing, taste, touch, smell. On other side, quantitative. क्वांटिटेटिव में हमेशा आपने नंबरिंग्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसमें आप काउंटिंग को देख रहे हैं, जिसमें आप मैथमेटिक्स को बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से रिलेट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, या आप इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इस तरह की ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बट इन इनिशियली ऑब्जर्वेशन इन अवर बुक द एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया डिजीज इज गिवन, ठीक है। शुरू में ऑब्जर्वेशन जब मलेरिया डिजीज स्टार्ट हुई, ठीक, फ्यू सेंचुरीज लेटर मलेरिया भी एक ऐसी डिजीज थी जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, ठीक। बहुत से लोग डाई हो जाते थे या उनकी डेथ हो जाती थी ड्यू टू मलेरिया, ठीक है। और उस वक्त लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि मे बी मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ बैड वाटर, ठीक। एज द मलेरिया लैटिन वर्ड mala means bad and area means air, मतलब they observe or they identified that malaria is caused by a bad air. Second step is hypothesis, the intelligent guess made by a scientist in form of statement, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कोई एक आइडिया दे देना है कि शायद ये चीज़ इस वजह से हो रही है, ठीक है। लेकिन आपने मुझे एक आइडिया स्टेटमेंट की सूरत में देना है, आपने उसे रीज़न भी
प्रोवाइड करना है उसका, ठीक है, कि इसका ये रीज़न है, इस वजह से ये चीज़ इस तरह हो रही है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर आप कहते हो मलेरिया के केस में मलेरिया बैड एयर की वजह से हो रही है, तो यू शुड गिव द रीज़न, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि मे बी हमारे ब्लड में कोई ऐसा कंपोनेंट इंजेक्ट हो चुका है या एंटर हो चुका है जिसकी डिस्ट्रक्शन या जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है, तो आपने इसका रीज़न भी पेश करना है, ठीक। तो रीज़न की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स की रीजनिंग आती है, एक आती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो स्पेसिफिक टू जर्नल, मतलब कोई आप एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हो और फिर उसे आप जर्नली ओवरऑल देख रहे हो कि हाँ वाकई ये एक कैरेक्टर या ये एक स्टेटमेंट जो मैंने कही ये सब स्पेशीज़ में या उस पूरे एरिया में या जो भी आप ऑल ओवर देख रहे हो उसमें वो मौजूद है या नहीं। लेट सपोज अगर आप एग्जांपल लेते हो कि ह्यूमन बीइंग्स हैव किडनी, ठीक है, तो आपने क्या कहा, कैरेक्टर किसका लिया, ह्यूमन बीइंग्स का, कि इनके पास क्या होती है, किडनी। तो आप ऑल ओवर द ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जर्व करोगे कि हाँ सब ह्यूमन बीइंग्स के पास किडनी मौजूद है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक कैसे, कि आपने ये तो कह दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव किडनी, बट ह्यूमन बीइंग्स हैव अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, बट फ्यू डो नॉट हैव पेयर, कुछ के पास नेचुरली पेयर नहीं होता, कुछ का किसी डिजीज, किडनी स्टोन, किसी की वजह से भी किडनी एक रिमूव हो चुकी होती है, दे हैव किडनी बट नॉट अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास कंफर्मेशन वाली होती है और डिडक्टिव जिसमें अभी कोई चांसेस हो, जिसमें जो हमें कंफर्म ना हो, जो कि शायद ऐसा हो, इस तरह के स्टेटमेंट में हो। तो मलेरिया के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि मे बी मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक पार्टिकल प्रेजेंट इन ब्लड एंड दे गिव नेम टू दैट वन पार्टिकल एज द प्लाज्मोडियम, ठीक है। नाउ दिस इज अ डिडक्टिव हाइपोथेसिस, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मलेरिया। नाउ थर्ड स्टेप इज एक्सपेरिमेंट. Experiment is practical performance based on inductive or deductive reasoning. स्टूडेंट्स, जो हाइपोथेसिस में हम रीजनिंग देते हैं आइदर वो इंडक्टिव हो या डिडक्टिव हो, उसे अब हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। और हम डिस्कस कर रहे हैं मलेरिया को। मलेरिया को डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिनका नाम था लवेरियन, और 1880 में उन्होंने मलेरिया पर वर्क किया। अब एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग उन्होंने क्या किया, 2 किस्म के ब्लड सैंपल लिए, एक उन पेशेंट्स का जो कि मलेरिया इफेक्टेड थे और एक आम इंडिविजुअल का जो कि मलेरिया इफेक्टिंग नहीं थे, जो कि नॉर्मल थे, ठीक है। इन दोनों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनके ब्लड के पार्टिकल्स को, कि कुछ कोई डिफरेंस है इसमें। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो मलेरिया इफेक्टिंग पेशेंट्स थे उनके ब्लड में एक टाइनी क्रिएचर पाया गया जिसका नाम दिया उन्होंने प्लाज्मोडियम का, ठीक। अब एक्सपेरिमेंट में अगेन 2 टाइप्स हमारे पास एक्सपेरिमेंट की आ गई हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। स्टूडेंट्स, कंट्रोल ग्रुप हम किसे कहते हैं, जिस तरह मलेरिया में हमने 2 ब्लड सैंपल लिए, एक सैंपल हमने उनका लिया जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल थे, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि नॉर्मल हो या वो इंडिविजुअल्स जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट नॉर्मल हो चुके हों, वो आते हैं हमारे कंट्रोल ग्रुप में। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो आते हैं जो कि अभी इफेक्टेड हैं, ठीक है, उन्हें ट्रीटमेंट रिसीव नहीं हुई, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी हैव रिजल्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमेशा हमें रिजल्ट मिलता है और हम रिजल्ट उसे कंसीडर करते हैं जो कि हम एक एक्सपेरिमेंट को बहुत दफ़ा करें और हमारे पास सेम रिजल्ट आए और बिल्कुल ठीक रिजल्ट आए अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस। अगर यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट हमारी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा तो हमें अगेन न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ेगी और अगेन दोबारा सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर लेवोरियन ने क्या किया कि सिर्फ एक पेशेंट का ब्लड सैंपल नहीं चेक किया, डिफरेंट पेशेंट्स के, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के ब्लड सैंपल चेक किए, तो उन्हें ये पता चला कि हाँ ये कंपोनेंट प्लाज्मोडियम हर उन पेशेंट्स के ब्लड में मौजूद है जो कि मलेरिया से इफेक्टेड है।
तो उनकी हाइपोथेसिस ठीक रही, तो रिजल्ट के बाद मूव किया गया कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन, results from the experiment are analyzed and determination is reached about the hypothesis। ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या होता है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी है अपने रिजल्ट की। ठीक है। तो यहाँ जो मलेरिया के लिए स्टेटमेंट बनी वो क्या, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक। अब इस कंक्लूजन को हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में देना है। थ्योरेटिकल फॉर्म में हम किस तरह से देते हैं, लेट्स सपोज अगर एक एक्सपेरिमेंट पूरा एक साइंटिस्ट ने किया है, अब वो वेरीफाई किया जाएगा डिफरेंट कमेटी से। ठीक है। कमेटी में अनदर साइंटिस्ट भी होंगे। ठीक है। वो दोबारा इस पे वर्क करेंगे और वो भी अगर सेम कंक्लूजन के साथ आते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स द थ्योरी। अ थ्योरी इज अ वेल सब्सटेंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एस्पेक्ट of the natural world that can incorporate laws, hypotheses and facts। ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक और बहुत फेमस थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो भी इसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू आती है। फिर स्टूडेंट्स आता है हमारे पास लॉ। ठीक। लॉ क्या है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी। इररिफ्यूटेबल थ्योरी मीन्स ऐसी थ्योरी जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। डिनाई क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास उसके लिए सारे क्लूज, सारे प्रूफ्स, एविडेंस मौजूद है कि जो हमने लॉ दिया उसके लिए ये रीज़न है और ये इसके लिए प्रूव है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। So thank you for listening, but we have another remaining topic here in the next slide, mathematical biology। जिस तरह हमने ऑब्जर्वेशन में पढ़ा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, वहाँ हमें मैथमेटिक्स की नीड होती है। तो जब हम बायोलॉजी को मैथ से रिलेट करते हैं तो दिस इज़ नॉन एज मैथमेटिकल बायोलॉजी। जब भी हम किसी नंबर्स में कैलकुलेशन कर रहे हों, जस्ट सपोज अगर हम ये काउंट करें कि हाउ मैनी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वी हैव एंड हाउ मैनी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वी हैव, हाउ मैनी टोटली स्पीशीज़ वी हैव आइडेंटिफाइड एंड विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, मतलब इनकी एक स्पेसिफिक नंबरिंग, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक स्पीशी की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें तब भी हम नंबरिंग का यूज़ करेंगे, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें जब हम कैलकुलेट करते हैं। सो वी नीड मैथ्स और क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस। सो वी स्टडी इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मैथमेटिक बायोलॉजी, field of research that examine mathematically representations of biological system is known as mathematical biology. Must watch, comment, share and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy YouTube channel, and as well as our material is present in soft copied form, notes and MCQs test. Thank you.